नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। एईडीओ का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी के एग्ज़ाम सेंटर भी देख लिया होगा, आप सभी ने डाउनलोड कर लीजिएगा। बीपीएससी की वेबसाइट से लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एईडीओ के सेंटर जो हैं काफ़ी दूर दूर दिए गए हैं, तो इसके कारण से बच्चों को दिक्कत आ रही है। बहुत सारे लोगों का चूँकि एग्ज़ाम है, इसलिए हर छोटे बड़े स्कूलों में भी सेंटर दिया गया है। जो भी है, आप सभी का जिनका भी एग्जामिनेशन है, लास्ट के 15-20 दिन सही से रिवीजन करें, नया पढ़ने से बचें और सही से रिवीजन पर में ध्यान दें। आज से हम लोग बीपीएससी 71 मेंस जो है, 71 बीपीएससी मेंस, उसके लिए करंट अफेयर रिवीजन वीडियोस मैं लाऊंगा। आज से डेली 4-4, 5-5 टॉपिक करेंगे, तो 10 वीडियो में एटलीस्ट 50 से 60 टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। सवाल पूछे जाने की संभावना वहाँ से 90% ज़्यादा होगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिया था करंट अफेयर को, बच्चों को दे दिया था 71 बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको। एक चीज़ और है कि अगर आपको बीपीएससी मेंस के लिए वाकई देना हो इस बार का मेंस, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर ही देखिएगा। देखिए हेडलाइन क्या है आज का। हेडलाइन है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान का वॉर जल्द ही ख़त्म नहीं होने वाला, जबकि कल हमने क्या देखा था कि बातचीत के साइन है, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। जहां पर मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा हो, आप उसी समझे कितना सीरियस होंगे दोनों पक्ष जो पाकिस्तान को मध्यस्थ बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब फालतू की बनावटी बातें हैं। कोई मध्यस्थता नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी अभी का जो तुरंत का न्यूज़ है, जो मैं न्यूज़पेपर वीडियो बनाने से पहले ही देखा मैंने, डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने अपने आर्मी जनरल को, आर्मी का जो चीफ था, उसको हटा दिया पद से। ज़रा इमेजिन कीजिए, युद्ध के बीच में सेनापति कब बदला जाता है। युद्ध के बीच में सेनापति तब बदला जाता है जब आपकी करारी हार हो रही हो और आपको लग रहा हो कि यही सही नहीं था। सेनापति का दोष नहीं होता है, दोष उस लीडरशिप का होता है जो युद्ध की ओर ले जाती है सेना को बिना सोचे समझे। अच्छी से अच्छी सेना दुनिया की क्यों ना हो, लेकिन बिना किसी रणनीति के, बिना जानकारी के दुश्मन को हल्के में लेकर अगर आप युद्ध में उतरेंगे तो हार आपकी निश्चित ही होगी। और अगर तैयारी के साथ लड़ा जाए, सही रणनीति के साथ में, मिलिट्री एम पहले से तय हो कि हमें क्या हासिल करना है, तब जाके हार नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए, हमारे एयर चीफ जो हैं उन्होंने बहुत ही शानदार सा एक छोटा सा उनका वीडियो वायरल हुआ, बयान दिया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान याद कीजिए, भारत ने अब फैसला लिया कि अब सीज़ फायर करते हैं और आगे युद्ध नहीं ले जाएंगे, जिसमें भारत सरकार के और सेना के द्वारा कहा गया कि हमने अपना जो मिलिट्री गोल था वो अचीव कर लिया। हमारा गोल था टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त करना, और अगर पाकिस्तान की सेना रिटेलिएट करती है बदले में, तो हम उनका जवाब भी देंगे। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के छाप पाकिस्तान के हर एयरफोर्स स्टेशन पर छोड़ दिया। उसके बाद हमने युद्ध को बंद कर दिया, क्योंकि हमारा मिलिट्री जो गोल था, हमारा सैन्य लक्ष्य जो था, वो पूरा हो चुका था। इतनी ही क्लैरिटी चाहिए होती है जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन या वॉर शुरू होता है। इतना ही क्लैरिटी चाहिए होता है कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर जब लक्ष्य तय नहीं है तो यह युद्ध अब नहीं रुकेगा और आगे जाएगा। टेक कंपनियों को नुकसान पहुँचेगा अब, क्योंकि ईरान ने धमकी दी कि हम एक एक करके, अब कल उन्होंने ओरेकल का डेटा सेंटर उड़ाया, अमेजॉन का डेटा सेंटर उड़ाया, अब नेक्स्ट की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो होगा वो FCRA एक्ट के बारे में होगा। FCRA एक्ट है, यह विदेशों से धन लेने के मामले की चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, उसके बाद से हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। इंडियन एक्सप्रेस का डिटेल आर्टिकल है, व्हाट FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पर्पस और वाई इट हैज़ स्पार्क रो इन केरला। केरल में इस चीज़ को लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है, और FCRA एक्ट जिस समय पर लाया जा रहा है संशोधन, उस टाइमिंग को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हमारा क्या काम है, हम इस एक्ट को समझें, इसके प्रावधानों को समझें, इसके विवाद को समझ लें और आगे बढ़ जाएं। ठीक, क्या होता है FCRA और क्या अभी संशोधन के लिए लाया जा रहा है। तो इसको कहा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, ठीक है, इसको यही कहा जाता है विदेशी अंशदान विनियमन कहा जाता है। इसका संशोधन 2026 पेश किया गया है।
कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था, जो राज्यसभा से पास हुआ था, अब वो लोकसभा से भी पास हो चुका है। वो उल्टा चला है, पहले राज्यसभा में लाया, फिर वो लोकसभा, देन अब वो पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन ये जो है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है FCRA का, और इसमें भारी राजनीतिक स्तर पर विरोध देखा जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि FCRA एक्ट क्या है, कब लाया गया था। केरल और अन्य राज्यों में भारी राजनीतिक विरोध के बाद सरकार ने फिलहाल इस पर चर्चा टाल दी है। सरकार ने इस पर चर्चा टाल दी। इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि सरकार को इस पर चर्चा टालना पड़ गया। FCRA एक्ट जो है यह कब लाया गया था? तो 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, ताकि विदेशी ताकतों को स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से भारत में पैसा भेजकर देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके। देखिए, अगर आपको कोई मनी दे रहा है, कोई भी, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप नियर 30 पहुंच रहे हैं, बॉयज़ के लिए बोलता हूं ख़ास तौर से, तो कोशिश कीजिए कि फाइनेंशियली थोड़ा सा डिपेंडेंट ना रहें, किसी पर भी नहीं, खुद के ऊपर में रहें, अपना कुछ न कुछ ज़रूर ही करें। खैर, यहाँ पर आते हैं। अगर आपको कोई भी पैसा दे रहा है विदेश से, कोई भी दे रहा है, कोई भी, तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ पर्पस जरूर ही होगा। बिना पर्पस के धन आपको माँ बाप ही केवल दे पाएंगे, उसके अलावा तो नहीं ही होता है, अपने सगे संबंधियों के अलावा। तो विदाउट पर्पस, विदाउट किसी मोटिव के विदेश से आपका कोई फंड आ रहा है, यह संभव ही नहीं है। इसलिए देश में जो आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल की तो हम सब एक ही पक्ष देखते हैं। एक पक्ष हम लोग क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी तानाशाही प्रवृत्ति की थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया, जबकि उसका दूसरा पक्ष भी है। आप जाकर के उस समय के राजनीतिक उठापटक को पढ़िए, आपको लगेगा कि हाँ, इसका दूसरा पक्ष भी तो था। खैर, यहाँ पर आते तो उसी दौरान इस एक्ट को लाया गया कि विदेशों से जो फंडिंग आती है देश में NGO को, और उसके आधार पर देश के आंतरिक स्थिति को, स्टेबिलिटी को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट 1976 में लाया गया था। हर आंदोलन जो देश में होता है, जरूरी नहीं कि आंदोलन यहीं के लोगों के द्वारा किए जा रहे हों। कई बार मैक्सिमम टाइम आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें होती हैं, जिनकी फंडिंग होती है, पैसा होता है, हर चीज़ ही होता है। NGO के माध्यम से, किसी और माध्यम से, ये अलग अलग माध्यमों से देश में पैसा लाया जाता था। उसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ये एक्ट बनाया था। वर्तमान स्थिति 2010 UPA सरकार में, कांग्रेस की सरकार, 2020 में संशोधन के साथ अपडेट किया गया। कानून सुनिश्चित करता है कि NGO, गैर सरकारी संगठन को मिलने वाले विदेशी फंड का उपयोग राष्ट्रीय हित या सुरक्षा के खिलाफ ना हो। वर्तमान में लगभग 16,000 पंजीकृत NGO सालाना 22,000 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त करते हैं। 22,000 करोड़ रुपए का फंडिंग प्राप्त करते हैं। अभी भी देश में 16,000 पंजीकृत जो NGO हैं वो प्राप्त करते हैं। और ये NGO किनके होते हैं? मैक्सिमम 90% ज़्यादा जो होते हैं वो नेताओं के होते हैं, उनके सगे संबंधियों के होते हैं, वकीलों के होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए होते हैं। और ये सबका जो मुख्य पर्पस होता है, NGO इतना काम करी तो देश में इतनी सारी असमानता भी क्यों है? कहाँ पर आपको कौन सा NGO दिखती है? नाम मात्र का NGO आपको दिखेगा। इन सब का मुख्य रूप से काम होता है पैसे को इधर का उधर करना, उधर का इधर करना। तो ये मुख्य रूप से आपको समझना चाहिए। FCRA द्वारा कुछ NGO अच्छा काम भी करते हैं। 2026 संशोधन के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या हैं, इस प्रस्ताव को समझते हैं जरा। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 15 को बदलता है। निम्नलिखित बड़े प्रावधान किया गया। नामित प्राधिकारी की एक नियुक्ति की जाएगी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार एक नामित प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। यदि किसी NGO का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है, आपने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है, तो आप विदेशों से फंडिंग नहीं ले सकते हैं। सरेंडर कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है, जैसे कि नवीनीकरण न होने पर, तो यह प्राधिकारी उस NGO के विदेशी फंड और संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेगा। यह जो अथॉरिटी होगा, अगर आपका NGO रद्द हो गया है, आपका लाइसेंस रद्द हो गया है और आपने रिन्यू भी नहीं करवाया है, तो आपके पास जो भी संपत्ति है वो सारा ये अथॉरिटी अपने पास उठा करके ले जाएगा। संपत्ति का स्थायी अधिग्रहण होगा, परमानेंट टेक ओवर ऑफ एसेट्स होगा।
यदि कोई एनजीओ एक निर्धारित अवधि के भीतर अपना लाइसेंस वापस नहीं पा पाता है तो संगठन बंद हो जाता है। प्राधिकारी उसके संपत्ति को केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार के किसी भी मंत्रालय को अस्थायी रूप से हस्तांतरित कर सकता है या बेच सकता है। ये अथॉरिटी जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, या तो लोकल गवर्नमेंट को दे देगा, या केंद्र सरकार को दे देगा। केंद्र सरकार को दे देगा। अस्थायी रूप से यह एसेट्स ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मामला ही खत्म। केरल से किस प्रकार से मामला जुड़ा हुआ है? तो केरल में चूंकि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। इस बार चुनाव भी है वहाँ पर, तो इसलिए इस चीज़ को मुद्दा बनाया उन्होंने। ठीक है, यही जो अंतिम वाला क्लॉज है ना, यही जुड़ता है इससे, यही इससे जुड़ता है। विधेयक के क्लॉज 116A7 के अनुसार यदि कोई संपत्ति पूजा स्थल, प्लेस ऑफ वर्शिप में क्या क्या आते हैं? मंदिर, चर्च, मस्जिद आते हैं, गुरुद्वारा हो गया, ये सारे के सारे प्लेस ऑफ वर्शिप हो गए। तो ये सभी प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो सरकार उसके प्रबंधन को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपेगी जो उस स्थान के धार्मिक चरित्र को बनाए रखेगा। मान लीजिए किसी एनजीओ की फंडिंग, एनजीओ की संपत्ति में कोई प्लेस ऑफ वर्शिप शामिल था, अब उस एनजीओ का रद्द हो गया FCRA लाइसेंस, अब वो तो धन संपत्ति प्राप्त भी नहीं कर सकता। अब ये मंदिर, मस्जिद, जो भी गुरुद्वारा था, ये केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को देगा जो उसी धर्म से बिलोंग कर रहे होंगे और धार्मिक रूप से उनका बैकग्राउंड होगा और वो उसको सही से चला पाएँ। समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है ये मुद्दा। जैसे मान लीजिए कोई मदरसा है, मदरसों के लिए बाहर से बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग आती है, जिस प्रकार से मंदिरों के लिए फंडिंग आती है बहुत बड़े स्तर पर बाहर से, जो बाहर हिंदू रहते हैं वो फंडिंग करते हैं। इतना ही सरल है, संदेह की स्थिति से ही हर चीज़ को नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से मस्जिद के लिए भी आती, उसी प्रकार से चर्च के लिए भी फंडिंग आती है बाहर से। तो अगर कोई FCRA लाइसेंस किसी का रद्द हो गया और संपत्ति में है पूजा स्थल, तो उस धर्म के संबंधित किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा जो उसे चला पाएँ। केरल फैक्टर क्या है? सरकार का तर्क है, गृह मंत्री जी के अनुसार यह कानून उन लोगों के लिए खतरनाक है जो विदेशी धन का उपयोग करके जबरन धर्मांतरण या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां करना चाहते हैं। ऐसी संपत्ति के प्रबंधन प्रशासनिक अनिश्चितता को खत्म करेगा। ये जो इन्होंने फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन शब्द यूज किया, इसी कारण से केरल में कांग्रेस और लेफ्ट जो है यह जो है शोर मचा रही है कि यह कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा? उल्लंघन होगा। लेकिन अपने भारत में एक बड़ा ही अलग सा धार्मिक स्वतंत्रता का डेफिनेशन है जो आप सभी को समझ में आना चाहिए। वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब केवल और केवल यहाँ पर यही होता है कि कन्वर्जन करने की स्वतंत्रता, भले किसी भी धर्म में हो, मुस्लिम से हिंदू बने, हिंदू से मुस्लिम बने, ईसाई बने, कोई कुछ भी बने। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य केवल कन्वर्जन नहीं होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। विपक्ष और ईसाई समुदाय की चिंताएं हैं। विपक्षी विशेषकर केरल में सरकार का तर्क है, केरल सरकार यदि सरकार केवल लाल फीताशाही के कारण लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी करती है तो नामित प्राधिकारी अल्पसंख्यक, विशेष रूप से ईसाई धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्ति, स्कूल, अस्पतालों पर कब्जा कर सकता है। अगर लाइसेंस देने में ही सरकारी अधिकारी देर कर देते हैं या जानबूझकर नहीं देते हैं लाइसेंस, तो भी क्या स्कूल, कॉलेज, उसके अलावा ये जो जगहें होती हैं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई, क्या उन पर कब्जा कर लिया जाएगा? तो ये है यहाँ पर विपक्ष का मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए। FCRA एक्ट के ज़रा प्रावधानों को हम लोग देख लेंगे अब, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम में कोई भी इनमें से दे देगा और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। FCRA के तहत कुछ विशेष व्यक्ति और संस्थाओं को विदेशी धन लेने की बिल्कुल मनाही है। इनमें शामिल हैं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, पत्रकार, मीडिया घराने, प्रसारण की कंपनियां, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी, विधायक और सांसद। राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल विदेशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग प्राप्त करते हैं। मोदी सरकार ने एक एक्ट ला करके राजनीतिक दलों को विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने को आसान बनाया था। कुछ दिन पहले एक जज साहब गुस्सा हो गए कि हमें क्यों नहीं विदेशों से धन मिलने दे रहे हो, हमें भी मिलने दो। आप तो खुद राजनीतिक दल ले लेते हो, हमें नहीं मिल रहा विदेश से पैसा। तो पैसा ही है सब कुछ तभी तो इस तरह से गुस्सा हो जाते हैं। पंजीकरण और पूर्व अनुमति क्या है? विदेश धन प्राप्त करना अगर आपको किसी भी एनजीओ को, गैर सरकारी संगठन, संस्था को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।
आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यह पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होता है। यदि कोई संस्था पंजीकृत नहीं है लेकिन एक विशिष्ट कार्य के लिए विदेशी धन लेना चाहती है, जैसे एक छोटा सा पर्पस, मान लीजिए आपको किसी मंदिर को बनाना है और आपको विदेश से धन लेना है, तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यही है FCRA का प्रावधान। अनिवार्य बैंक खाता SBI दिल्ली में होना चाहिए। ये बैंक का नाम भी लिख दिया गया है, यही है, इसी में होना चाहिए, तभी तो केंद्र सरकार आसानी से जांच पड़ताल कर पाएगी। प्रशासनिक खर्च का भी सीमा है। NGO अपने कुल प्राप्त विदेशी धन का अधिकतम 20% ही प्रशासनिक कार्यालय पर प्रशासनिक खर्च कर सकता है। 2020 के संशोधन से पहले यह सीमा 50% था। धन हस्तांतरण पर भी रोक है। कोई भी संस्था जिसे FCRA के तहत विदेशी धन प्राप्त हुआ है वह उस धन को किसी अन्य संस्था या NGO को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपके लाइसेंस ले लिया है और आप विदेश से धन प्राप्त कर और खुले हाथ आप बांट रहे हो पूरे देश में, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी KYC, आधार, ये सब तो चाहिए ही होगा, ये सब तो अब हर जगह चाहिए होता है, तो इसको ज़रूर ही ध्यान में रखें। प्रस्तावित संशोधन भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है, ये साइरस पूनावाला है, बहुत पैसा इनके पास, तो इन्होंने राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग, देखिए ये है वो पेंटिंग, माता यशोदा और कन्हैया। माता यशोदा जो हैं वो दूध निकाल रही, कन्हैया हैं ये हमारी तरफ देख रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं, गाय उधर देख रही है और ये दूध निकाल रही हैं। ये इस पेंटिंग को बहुत महंगा, मतलब रिकॉर्ड बन गया, इतना करोड़ रुपए में ख़रीदा उन्होंने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष वही जिसका सभी को वैक्सीन लगाया गया। अरबपति उद्योगपति डॉक्टर साइरस पूनावाला ने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग को 167.2 करोड़ रुपए की भारी कीमत पर खरीदा है। प्रीलियम में पूछा जा सकता है बंधुओं, इसीलिए टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। क्या है? मुंबई में सैफरन आर्ट द्वारा आयोजित इस नीलामी ने एक नया इतिहास रच दिया। शैडो एंड लाइट, ध्यान से सुनिएगा, शैडो एंड लाइट, इनकी पेंटिंग की खासियत होती है कि इसके पीछे शैडो जरूर होता है, शैडो और लाइट। इस मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर में आते हैं राजा रवि वर्मा जी। तो उनकी यह पेंटिंग थी जो आपको अब दिख रहा है 167 करोड़ में बिकी है। अब तक किसी भारतीय पेंटिंग के लिए चुकाई गई यह सबसे अधिक कीमत है। आज तक इंडियन कोई भी पेंटिंग इतनी महंगी नहीं बिकी थी। 167 करोड़ रुपए का कोई एक पेंटिंग खरीद रहा है, जरा इमेजिन कीजिए कितना पैसा होगा उनके पास। पेंटिंग का शीर्षक क्या है? इस उत्कृष्ट कृति का नाम है यशोदा और कृष्ण, यही याद रखिएगा। इसे 1890 के दशक में राजा रवि वर्मा के कैरियर के चरम, जब उनका पीक कैरियर था, उस दौरान कैनवास पर तेल से बनी हुई है, ऑयल एंड कैनवास पेंटिंग है यह, इसीलिए यह इतनी ज़्यादा महंगी बिकी है। और राजा रवि वर्मा तो आप जानते ही हैं, उनसे बड़ा पेंटर तो भारत में अभी तो फिलहाल में एक M.F. हुसैन थे, लेकिन वो भी देश से चले गए थे। विषय वस्तु, इस पेंटिंग में माता यशोदा को गाय दूहते हुए दिखाया गया है, जबकि युवा कृष्ण हाथ में एक प्याला है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। M.F. हुसैन के बारे में अगर आपको पता हो, M.F. हुसैन भारत के जाने माने पेंटर रहे हैं। उन्होंने देश छोड़ दिया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की बड़े ही अश्लील तरीके की पेंटिंग बनाई थी, जिसके बाद उनको ढेर सारी धमकियां मिली, जान से मारने की धमकियां मिली। फिर उन्होंने सेल्फ एग्जाइल लिया और देश छोड़ करके चले गए थे। वो दुबई में रहे, कतर में रहे, लंदन में रहे और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वो जो दुनिया के जाने माने पेंटर रहे हैं, उनके एक कृत्य को हटा दिया जाए तो बाकी तो दुनिया के सबसे बड़े पेंटर में से एक रहे हैं। उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कला तकनीक है। राजा रवि वर्मा भारतीय पौराणिक कथाओं को चित्रित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इस पेंटिंग उन्होंने अपने विख्यात प्रकाश व छाया की कॉन्ट्रास्टिंग लाइट एंड शैडो तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। यूरोपीय यथार्थवाद और भारतीय संवेदनाओं का इसे मिश्रण माना जाता है। पेंटिंग अब साइरस पूनावाला जो हैं उनके घर की शोभा बढ़ाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। इंडिया ज्वाइन 60 नेशन एट UK मीटिंग कॉलिंग फॉर ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप ने, इजराइल ने, बस दो ही लोग दोषी हैं। उसमें भी सबसे बड़ा दोषी है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके सहारे के बिना इजराइल 2 दिन न चल पाए। हकीकत यही है। जो आपको मोसाद की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, तरह तरह के उनके कारनामे बताए जाते हैं, ये सब PR स्टंट होता है। अमेरिका के बदौलत ही इजराइल खड़ा है, अगर वो ना रहे तो ये भी नहीं रह पाएगा। तो अमेरिका के बदौलत ही इजराइल और अमेरिका ने ही दोनों ने ईरान पर अटैक किया, जिसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
जो ओपन था और दुनिया की इकॉनमी के लिए बहुत ही क्रिटिकल था, उसे बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा। अब वहाँ से परमिशन के द्वारा वो आने जाने देता है और इस क्षेत्र में अभी भी संघर्ष मचा हुआ है। भारत और बांग्लादेश और कुछ देश जो हैं उनको तो तेल मिल भी जा रहा है, क्योंकि ईरान ने हमारे लिए तेल की आपूर्ति को अभी भी सुनिश्चित कर रखा है, तेल और गैस को आने दे रहा है। उसका प्रोडक्शन भले प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारे टैंकर एक एक करके वहाँ से आते हैं। लेकिन पश्चिमी देश जो हैं, जिनको अमेरिका के समर्थक होने का उन पर है आरोप, ईरान के द्वारा लगाया गया है, उनमें से किसी भी देश का वहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं निकल पा रहा है। इसलिए पश्चिमी देश परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि फिर से क्या हो, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। तो यूके के द्वारा इस मीटिंग को आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने भी उसको ज्वाइन किया है। इसे ज़रूर ही याद रखें। छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्या हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट, 60 देशों की बैठक और भारत का रुख क्या है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किए जाने, शिपिंग नौवहन में बाधा उत्पन्न होने के बाद यूके ने 60 से अधिक देशों की एक आभासी वर्चुअल बैठक बुलाई है। भारत की ओर से विदेश सचिव जो है हमारे विक्रम मिश्री इसमें बैठक में भाग लेंगे। वर्चुअल है, ऑनलाइन होगा। इतना सीरियस मुद्दा, लेकिन एक ऑफलाइन बैठक तक नहीं कर पा रहे हैं ये देश, इसी समझ सकते हैं। तो खैर चलिए, ऑनलाइन हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया। हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री जी, शानदार फॉरेन ऑफिस के मतलब ऑफिसर हैं, ये इसमें भाग लेंगे। ब्रिटिश सरकार अध्यक्ष के बयान के बारे में कहा गया कि ईरान द्वारा इस जलमार्ग को बंद करना वैश्विक समृद्धि के लिए सीधा खतरा है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने का प्रयास है, एंड अटेम्प्ट टू होल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी होस्टेज। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही सुंदर लाइन था यह। भारत की रुख और चिंताएं, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने बैठक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु उठाए हैं। भारत ने पहला बिंदु जो उठाया है, नौवहन की स्वतंत्रता। आप लड़ो, आप मरो, आप कटो, बस दुनिया के व्यापार को सही से चलने दो। दो लोगों के युद्ध को दुनिया का युद्ध मत बनाओ, ऐसा भारत ने सीधा सीधा सा कहा है। नौवहन की स्वतंत्रता, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से नौवहन की स्वतंत्रता, निर्बाध पारागमन के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित किया है हमने। एनर्जी सिक्योरिटी की बात की है, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग की बात की है भारत ने, कि इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर युद्ध को रोक सकते हैं। भारतीय नाविकों पर प्रभाव पड़ा है, चिंताजनक आंकड़े हमारे पास। अब तक 3 भारतीय नाविक इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में मारे गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी फारस के खाड़ी क्षेत्र वर्तमान में 485 भारतीय नाविक और 18 भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो बाहर नहीं आ पाए हैं। एक भी हमारा शिप आता है तो हमें बार्गेनिंग करना पड़ता है ईरान के साथ में, तब जाके वो देता है। न्यूज़ का हेडलाइन में अच्छा लगता है कि भारत के शिपों को अनुमति दी गई है, लेकिन हर शिप के लिए हमें एक एक करके अनुमति लेनी पड़ रही है। और हमें ही नहीं, दुनिया के हर देश जिनके वहाँ से शिप निकल रहे हैं, अब उनको IRGC जो है, ईरान का रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है, उससे अनुमति लेना पड़ रहा है। एक तरीके से चुंगी दे करके निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने लास्ट में कवर किया है। आज के न्यूज़पेपर में 3 मुख्य रूप से टॉपिक थे। एक और टॉपिक है, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पिछले 1 साल में, उसके आंकड़े आए हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। एक चीज़ और है, जनवरी महीने का करंट अफेयर कंपाइल हो गया है MCQ, तो वो वीडियो आपको सैटरडे या संडे में मिल जाएगा। फिलहाल आज आपको दूसरा वीडियो जो मिलेगा वो 71 BPSC मेंस करंट अफेयर रिवीजन का वीडियो होगा। उसे 72 वाले भी देखिएगा, आपके प्रीलिम में भी उस टॉपिक से करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।